अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा को लेकर एसओपी बनाई जाए, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर भी विचार हो। कमेटी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट आने के 2 हफ्ते के भीतर शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदम की जानकारी दे। तो नीट पर सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत ही अहम फैसला, आपको एक बार फिर से हम बता दें, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि परीक्षा को लेकर एसओपी बनाई जाए। और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता से। अंकित। बिल्कुल अखिलेश, देखिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट के मामले पर सुनवाई चल रही थी उसी दिन अपना जो एक आदेश था वो तो जो एक हम ऑपरेटिव पार्ट कह सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने उसी दौरान कह दिया था कि जो री एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी कि री नीट नहीं होगा। लेकिन उसी मामले में अब विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहा है और उसमें जोर किसी बात पर है कि कैसे परीक्षा को जो पूरी प्रणाली है उसको मजबूत किया जा सके, जिससे कि जो घटनाएं अभी सामने आई हैं, जो सीबीआई की जांच में सामने आई हैं या जो है पटना या गुजरात पे सामने आई हैं, जिस तरीके की घटनाएं वो दोबारा ना हो। और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया में तकनीक की सहायता पर सुझाव दे कमेटी। तो केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो इसरो के पूर्व प्रमुख हैं राधाकृष्णन, उनके नेतृत्व में वो कमेटी सुझाव दे केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार उस पर क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाए। तो पूरा जो है जोर इस वक्त ये है कि परीक्षा को किस तरीके से और बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की गड़बड़ियां और सवाल न उठें। बिल्कुल, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर भी विचार की बात कही गई है। कमेटी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दे, ये कहा गया है और रिपोर्ट आने के 2 हफ्ते के भीतर शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदम की जानकारी दे। अंकित, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि साफ तौर पर कहा गया है रिपोर्ट के आधार पर कदम क्या उठाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दें आप। जी बिल्कुल, देखिए पूरा जो है मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था नीट का मामला, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुई है, हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट का आदेश नहीं दिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर शुरू होने से पहले कुछ जगहों पर पेपर बाहर आया, कुछ छात्रों को मिला, और सिर्फ यहाँ पर पटना की बात नहीं, पटना और झारखंड की बात नहीं है, गुजरात में किस तरीके से वहां पर जो कोई और शख्स है वो एग्जामिनेशन देता हुआ पाया गया। इस तरीके की तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं और ये मामले सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक तौर पर गड़बड़ी न मानते हुए रीनीट का एग्जामिनेशन का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अब कोशिश यही है या सुप्रीम कोर्ट का मकसद ये है कि ये जो सवाल उठते हैं, ये जो गड़बड़ियां होती हैं, उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन होता है। या यही नहीं, बाकी एग्जामिनेशन भी जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, किस तरीके से उनको जो है एक तरीके से पारदर्शी बनाया जाए, किस तरीके से वहां जो गड़बड़ियां संभावित हो सकती हैं उनको रोका जाए, या जो इससे पहले हुई हैं उनको कैसे लगाम लगाई जाए, उसी तरफ ये कदम है। जी। और अब अभी की बड़ी खबर, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा को लेकर एसओपी बनाई जाए, परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में भी सुधार की बात कही गई है, इस पर भी विचार करने के लिए कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट आने के 2 हफ्ते के भीतर शिक्षा मंत्रालय भी रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदमों की जानकारी दे। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के साथ। अंकित, क्या महत्वपूर्ण बातें आज के फैसले में नजर आ रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मकसद साफ है। सुप्रीम कोर्ट का मकसद यह है कि भले ही इस साल जो है रीनीट का आदेश ना दिया गया हो, लेकिन भविष्य में इस परीक्षा को लेकर के, और सिर्फ नीट की परीक्षा नहीं बल्कि एनटीए जो तमाम परीक्षाएं जो है आयोजित करता है, उनमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी या जो किसी भी तरीके के जो पेपर लीक जैसे आरोप ना लगे, उसको लेकर के क्या किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी सुझाव दिए हैं और कमेटी से कहा है, जो केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी परीक्षा सुधार को लेकर के, उस कमेटी से कहा है आप देखिए ये सुझाव कितने फिजिबल हैं, यानी कि किस तरह से इनको लागू किया जा सकता है या फिर इसमें किस तरह से बदलाव करके लागू किया जा सकता है। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है
कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यानी कि जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो है किसी भी तरीके की गड़बड़ी भविष्य में ना हो। उनमें एक सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव ये भी दिया है कि छात्रों के वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, क्योंकि अभी जो गोधरा में जिस तरीके की घटना सामने आई थी, वहां पर क्या पाया गया था कि छात्र ने एग्जाम दिया, लेकिन उसके बाद में उनसे कहा गया कि आपको जितना आता है आंसर आप फिल कर दीजिए, बाकी टीचर्स या फिर जो लोग वहां पर मदद के लिए मौजूद थे उन्होंने जो उसको आंसर शीट को फिल किया। तो इस तरीके की भी घटनाएं सामने आई हैं। पटना और झारखंड में पेपर लीक जैसे मामले सामने आए हैं। देखिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट का एग्जामिनेशन का आदेश ना दिया हो, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य आए हैं, फिर चाहे वो पटना ईओयू की रिपोर्ट हो, झारखंड में जो जांच चली उसकी रिपोर्ट हो, सीबीआई की जांच की रिपोर्ट हो, उससे एक बात साफ है। वो क्या है? वो ये है कि पटना और झारखंड में कुछ सेंटर्स पर पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर कुछ छात्रों के हाथ में आ चुका था। यानी कि सरकार कह रही है ये एक ब्रीच है, लेकिन आप इसको ब्रीच कहें या लीक कहें, ये तो एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन असल में क्या हुआ है? असल में ये हुआ है कुछ छात्रों के हाथ में ही सही, लेकिन पेपर शुरू होने से पहले आ चुका था और सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी सामने आ चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट का आदेश क्यों नहीं दिया? उसकी वजह यह थी कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने नहीं आई है और सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर कुछ थोड़े बहुत छात्रों के बीच में कहीं पर कुछ इस तरीके से गड़बड़ी हुई भी है, तो उसके चलते तमाम छात्रों को उसका प्रभावित नहीं किया जा सकता और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट यानी कि नीट को दोबारा करवाने का आदेश नहीं दिया। लेकिन अब क्या जोर है? अब जोर यह है कि एनटीए जो तमाम परीक्षाएं आयोजित करवाता है, उनमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी भविष्य में ना हो। पेपर लीक या पेपर आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की है। आज जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है, जिसमें काफ़ी चीज़ इरेगुलरिटीज़ जो हमने पॉइंट आउट की थी उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है और जो कमेटी फॉर्म की है गवर्नमेंट ने, उनको काफ़ी डायरेक्शंस दिए हैं कि जैसे पेपर लीक मामले में आपको क्या क्या करना है, कैसे आप इस चीज़ की रोकथाम कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी डायरेक्शंस, जैसे पेपर आपका ट्रैवलिंग हुआ, पेपर का कैसे ट्रैवल कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, जहां इंपर्सोनेशन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें नोट इनका एक अच्छे से विस्तार में इनका एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस आज ले डाउन की है। और कमेटी जो फॉर्म हुई है उनको थोड़ा सा वक्त और दिया गया है ताकि वो जो भी पॉइंट्स हैं जजमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करेंगे और साथ ही साथ एक रिपोर्ट हमारे कोर्ट के पास भी आएगी। So the Honorable Supreme Court has laid down various guidelines regarding paper leak. तो आपने सुना इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अंकित विस्तार से आपको पूरी जानकारी भी इस पर दे रहे थे कि क्या क्या बातें कही गई हैं। शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब अगली खबर, ईडी की कार्रवाई को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने उनके दावे पर सवाल खड़े कर दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राहुल पर हमला बोला। राहुल अपने कार्यकाल के भ्रष्टाचार भूल जाते हैं और उन्होंने जब कुछ किया नहीं तो डर क्यों रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो सोशल मीडिया पर बातें लिखी थी ईडी कार्रवाई को लेकर कि बाहें फैलाकर मैं ईडी का स्वागत कर रहा हूं, उसी पर यह बीजेपी की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा है कि ईडी की नजर है उन पर और उसके साथ साथ उनको गिरफ्तारी करने की तैयारी है, लेकिन चाय बिस्किट भी तैयार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा जी हैं। क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष फिर से आरोप के तौर पे आ। देखिए, राहुल गांधी जी हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, ईडी और सीबीआई भी जब सवाल उठाते हैं तब मैं कहना चाहता हूं कि 2004 से 14 का कार्यकाल छिपा नहीं है, जिसमें 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हुए थे, उजागर हुए थे, लोग जेल भी गए थे। तब मैं कह सकता हूँ कि चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, जांच एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो उन्हें डरना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरने की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए जांच एजेंसी अपना काम करती हैं और स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो बीएल वर्मा को आपने सुना। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के खिलाफ ही नहीं पूरे विपक्ष के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यानी राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसके समर्थन में उद्धव गुट। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ
क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। तो संजय राउत एक कदम और आगे बढ़ गए, वो कह रहे हैं कि हम पर हमले भी हो सकते हैं और इसकी साजिश विदेश में कहीं रची जा रही है। मोदी सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका कहना है कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। वो सदन के अंदर भी और बाहर भी झूठ बोल रहे हैं और अब तक विपक्ष के जितने नेता हुए उनमें सबसे झूठा नेता राहुल गांधी। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी ने पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी इसी खबर पर मौजूद हैं। मनोज्ञा, राहुल गांधी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं बाहें खोलकर ईडी का स्वागत करूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी के जो तेवर नजर आ रहे हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी साफ तौर पर यह कहना चाह रही है कि राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल स्टंट भर है। बिल्कुल अखिलेश, आपने पूरा ट्वीट तो पढ़ दिया। उसमें आखिरी लाइन में यह भी लिखा है कि चाय एंड बिस्किट इज ऑन मी, यानी कि चाय और बिस्कुट से खुली बाहों के साथ स्वागत किया जाएगा अगर ईडी के अधिकारी उन पर रेड करने के लिए आएंगे। ये नए अंदाज में है राहुल गांधी इस समय, जिस तरह से बार बार हमलावर हो रहे हैं सत्ता पक्ष पर। ऐसा नहीं है कि रेड्स पहले नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के ट्वीट करके कह देना कि जब रेड होगी तो मैं भी तैयार हूँ, चाय बिस्किट के साथ नाश्ता कराया जाएगा, और उसके बाद पूरी तरह से सत्ता पक्ष का ये वार करना, गिरिराज सिंह की भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि झुट्टे हैं, और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर है हिम्मत तो ये प्रूव करके दिखाएं कि आखिरकार किस ईडी के अधिकारी ने ये कहा है। ठीक उसी तरह से बनवारी लाल वर्मा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर कुछ किया नहीं है तो फिर डर किस बात का, ईडी की रेड हो या ना हो। लेकिन अपना कार्यकाल जरूर गिनवा दिया 2004 से 2014 तक का, जहां पर करोड़ों स्कैम भी हुए, करोड़ों रुपए के स्कैम भी हुए, और उसके साथ साथ ये भी याद दिला दिया गया कि जो गिरफ्तारियां हुई थी क्या वो भी राजनीति से प्रेरित थी। तो ये बात तो सही है कि ईडी और एजेंसियां अपना काम लगातार करती रहेंगी, लेकिन उसके बीच में जिस तरह से राजनीति हो रही है, खासतौर से उस कालखंड में जिस समय लगातार अभी संसद जारी है, मॉनसून सत्र चालू है और उसके बाद पहली बार संसद बैठी है मोदी 3.0 में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से अभी राजनीति में एक और सत्ता पक्ष और दूसरी ओर प्रतिपक्ष। कांग्रेस एक मौका नहीं छोड़ना चाहती है दबाव बनाने का सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष भी एक भी मौका नहीं गंवाना चाहता है इसका जवाब देने में। शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन दर्शकों को याद होगा किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल भी खूब इसी तरीके के आरोप लगाते थे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, और बाद में वाकई में ऐसा हुआ, गिरफ्तारी उनकी हो भी गई। तो क्या राहुल गांधी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? अब एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी यूपी का दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम की वजह से यह दौरा रद्द हुआ। दरअसल आज कांवड़ियों पर सीएम को बरसाने थे फूल, इसी कार्यक्रम के लिए उन्हें यहां आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका दौरा आखिरी वक्त में रद्द कर दिया गया। तो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए मुख्यमंत्री खुद आने वाले थे। पश्चिमी यूपी का उनका यह दौरा था, मौसम खराब है इसलिए उनका यह दौरा रद्द करना पड़ा है। जी हां, ऐसा ही लग रहा है कि मानो ये बादल बॉम्ब हो। जिस तरीके से देश में अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें इन दिनों सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से खबर यह है कि टिहरी जिले में चार धाम यात्रा के मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले घनसाली के जखनियाली और नौताड़ में बादल फट गया था। बादल फटने से बहुत तबाही हुई है और अब उसके वीडियोस भी सामने आने शुरू हो गए हैं। हादसे के बाद कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। दीपक रावत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। दीपक, यहां पर जो बादल फटा उस पर क्या अपडेट है, कितना नुकसान हुआ है?
अखिलेश, उसी गांव में मैं मौजूद हूं जहां 2 दिन पहले बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई और 3 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं और तस्वीरें देखकर आपको इतनी हैरानी होगी कि अचानक एक बसा बसाया गांव, जो कई सालों पुराना गांव है, वो एक तबाही में पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये आप देख रहे हैं, जितनी भी इमारतें हैं सब टूटी हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, मकानों की छतें टूट चुकी हैं, ऊपर जितनी भी मंजिलें इमारत थी सारी खाली हो चुकी हैं, सामान पूरा बह चुका है। जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस तरफ को अगर मैं तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर भी करीबन 7 से 8 मकान थे जो पूरी तरह से बह गए हैं, गाँव वालों का ये कहना है। और आबादी अच्छी खासी इस गाँव की थी। सामने आप देखिए तो एक गाड़ी भी ऊपर से बहकर नीचे आई है और इस तरीके से कई गाड़ियाँ जो हैं वो बहकर नीचे चली गई हैं। आगे की तरफ की स्थिति आपको दिखाते हैं कि गाँव वाले जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है, उस दौरान की स्थिति क्या रही होगी। ये जो हम देख रहे हैं कि तबाही बड़ी हुई थी, आप उस दौरान कहाँ पर थे? पहले तो भैया मैं आपका चैनल को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम इस जो हद दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दूसरी बार की मार झेल रहे हैं। पहले के सब प्रशासन की ये गलती है कि हम पहले जो हम विस्थापन हम किया जाता तो आज हमारे 3 बंदे जिंदे होते। तो पहले की मार तो हमने झेल ली, दूसरी बार मार भी अब हमारा बस का झेलना नहीं। उस दिन क्या हुआ था जब परसों जब ये बादल फटा, पानी आया, तो क्या हुआ था? बहुत भयंकर किस्से। हम अपने घर में थे तो हमने अपनी जान जिस हिसाब से बचाए वो परमात्मा ही जाने। हमने अपनी जान में बहुत जोर शोर से बचाई। देखो, हमारे ना तो घर रहने के लायक है, न हम कहीं यहाँ पे खड़े रहने के लायक है। तो हमारे ये बताइए कि आप कहाँ थे उस वक्त जब हम ये सब लोग खाना बनाने रहे थे। ये उस समय था ठीक 8 बजे का टाइम। 8 बजे का टाइम था तो आसमान बहुत खराब हो गया था। तो हमने तो ये सुना था कि जहाँ आपदा एक बार आ जाती है वहाँ आपदा जो है 60 या 100 साल के बाद आती है। तो हम ये निश्चिंत थे कि यहाँ नहीं आएगी, लेकिन हमें उस तरफ का भय था कि आज तो बादल तो जरूर फटेगा। तो जब तक हमने सब्जी रोटी बनाई, रोटी भी आधा बनी थी, तब तक जो है 5 मिनट में। और जो 3 लोग मरे वो कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? उनका यहाँ पे एक होटल था, तो वो लोग खाना खा के, जो यहाँ उनका गैस कुछ नहीं था। तो आजकल यात्रा सीजन में होता ही है हर किसी का, यहाँ जब उनका सब बह गया था पिछली आपदा में, तो उन्होंने एक होटल खोल रखा था। तो उस होटल में वो खाना खा के रात को परिवार के थे? एक ही परिवार के थे। तो एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। मैं आगे से तस्वीर दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए और ये देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरीके के हालात है। देखिए, इस पूरे गाँव में यहाँ पर लोग रहा करते थे और जब पानी एकदम से आया तो उसके बाद की स्थिति देखिए कि अपने साथ कितना ज़्यादा गाद लेके आया। बड़े बड़े पेड़ के हिस्से जो हैं वो टूट कर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए तो नीचे गाद भरी पड़ी है, नीचे घर का हिस्सा पूरा टूट चुका है और ऊपर के हिस्से भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव को हालांकि खाली करा दिया गया है, गांव को कहीं और अस्थायी तौर पर विस्थापित किया गया है। कल मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहां का जायजा लिया और कहा कि इनको जल्द से जल्द विस्थापित किया जाएगा किसी जगह पर। लेकिन आप स्थिति देखिए कि पूरा का पूरा गाँव जो है वो तहस नहस हो चुका। कितनी आबादी थी इस गाँव की? थोड़ा नीचे आबादी कितनी थी गाँव की? 700 आदमी थे भैया। ये देखिए और भी लोग हैं। आप भी यहीं रहती हैं? तो ये तस्वीरें देखिए, लगातार मैं आगे गांव की तस्वीरें दिखाता हूं कि ये आप देखिए कि पूरा गांव का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से बह चुका है। सामने वो गाड़ी दिख रही है आपको, इस तरीके से कई गाड़ियां जो हैं वो ऊपर से आई थी, बहकर आई थी। और देखिए इस तरीके से कुछ गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां जो हैं बह चुकी हैं, ऐसा कहना है लोगों का। और आगे भी 3 से 4 गांव हैं। गनीमत ये रही कि वहां तक ये पानी नहीं पहुंचा, वरना स्थिति और भी भयानक हो सकती थी। भाई साहब, आप बताइए कि उस वक्त आप कहाँ पर थे जब ये? नहीं, मैं घर नहीं रहता यहाँ पर, मैं नीचे था और मुझे जब पता चला तो हम लोग तुरंत वहाँ से नीचे से दिल्ली से निकले यहाँ के लिए। आप थे उस वक्त? जी हाँ, उसी समय। क्या देखा आपने, क्या हुआ था? सर, काफ़ी तेज़ से जो आया फ्लड आया। मैं तो एक्चुअली में उनके लड़के को लेके नीचे पिलकी पहुँच गए थे हम। बाकी तो जिस समय आपदा आई, बादल फटा, उस समय यहीं पर था। जैसे यहाँ स्थिति बनी, भयंकर विकराल से बादल फटा, मैंने बचाओ बचाओ आवाज़ लगाई। नीचे परिवार है, वहाँ से 4 लोग थे, उनको आवाज़ बोल के यहाँ से निकलो, बाहर निकलो। मैंने जोर से चिल्लाया, जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं, निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो वहाँ से। अब यहाँ झील बन गई नीचे, यहाँ आपदा आ गई, हम कहाँ जाएं? और उधर मकान उधर उस साइड से हम ऊपर भागे, कुछ हमारे बंदे ऊपर भागे जंगल होते हुए, ऊपर सेफ्टी ऊपर जंगल की तरफ। और ऊपर हमारा मंदिर एक, वहाँ शरण लिया हमने बाद में। लेकिन मेरे साथ 80 वर्ष की बुढ़िया मेरे पास थी, 90 साल की मेरे पास साथ में बुढ़िया थी यहाँ पर थी, उनके साथ में था यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे तैसे इन्होंने अपनी जान बचाई, जंगलों की तरफ भागे क्योंकि पानी अचानक से बढ़ा। हालांकि 10 से 15 मिनट का वक्त मिला इनको भागने के लिए, लेकिन तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि क्या हालात इस वक्त बन चुके हैं पूरे गाँव के। पूरा का पूरा जो गाँव है वो तहस नहस हो चुका है। सदियों पुराना गाँव और काफ़ी आबादी, जैसा कह रहे हैं 70-80 परिवार इस गाँव में रहते थे। और ये वजह कि मुख्यमंत्री भी जैसे ही खबर आई उसके बाद तुरंत यहाँ पर पहुँचे थे।
हालातों का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सामने आप देखिए खेती भी हुआ करती थी, वो पूरी खेती तहस नहस हो चुकी है। परिवार के हालात जो हैं वो बहुत ऐसे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ से तुरंत कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। ऊपर से भी मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ऊपर से क्या हालात हैं, ये देखेंगे कि स्थिति देखिए। ये पूरा इलाका ऊपर से 1 2 3 4 5 मकान जो मुझे दिख रहे हैं इस वक्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि इन लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा गया है, लेकिन लोग आ रहे हैं वो अपना जो बचा सामान था उसे लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब पानी नीचे उतर गया है। तो लोग सोच रहे हैं कि जो सामान मिल पाए उसे निकाल कर वापस ले जाएं। तो ये तस्वीरें आप इस गाँव की देख रही हैं जहाँ पर बड़ी आपदा आई 2 दिन पहले और स्थिति जो है इतनी भयानक हो गई। अखिलेश, बिल्कुल दीपक, और इनका जो दर्द है वो महसूस किया जा सकता है। इनका आशियाना छिन गया है। आप सोचिए कितनी दिक्कतें इनके सामने आई होंगी। दीपक, कुछ इनके लिए व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है खाने पीने की, या बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी सामान वगैरह की जरूरत होती है? जी बिल्कुल, अस्थायी तौर पर इनके लिए व्यवस्था ऊपर की गई है। ऊपर की तरफ एक स्कूल है, वहाँ पर तमाम लोगों को रखा गया है और उनके खाने पीने की तमाम व्यवस्था वहाँ पर की गई हैं और दवाइयाँ भी उनके लिए पहुँचाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि कोई भी परेशानी हो तो इनकी पूरी मदद की जाए, लेकिन जब तक इनको स्थायी तौर पर नहीं कहीं जगह दी जाती तब तक इनकी परेशानी बढ़ती रहेगी। देखिए लोग किस तरीके से अपने घरों में जा रहे हैं। वो घर जो कि अब पूरे मलबे में तब्दील हो चुका है, कभी भी गिर सकता है, इसका पूरा बेस खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं अपना सामान देखने के लिए, अपनी चीज़ों को उठाने के लिए कि किसी तरीके से जो बचा कुचा सामान है उसको लेकर निकल सकें। और यहाँ पर गांव जो है एक जगह पर इकट्ठा हो रखा है। गांव के लोगों से फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या स्थिति है और किस तरीके से चल रहा है। अब ये बताइए कि अब क्या किस तरीके से आप लोग का खाना पीना कहाँ व्यवस्था की गई? हम तो ये पैसा से आ रखे ना। अच्छा, ये व्यवस्था कहाँ की गई आप लोगों की? स्कूल में है, प्राइमरी। क्या क्या है व्यवस्था है वहाँ पर? स्कूल में फिलहाल प्रशासन ने जो अस्थायी रूप से रात शिविर लगा रखा है, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था जो प्रशासन द्वारा की गई है अस्थायी रूप से। और स्कूल में जो लोग प्रभावित हैं वो सब जो है ऊपर। इतने लोग आप बता रहे हैं, ये क्या एक स्कूल में ज़्यादा दिनों तक रह पाएंगे? ना, नहीं रह पाएंगे। कहाँ बिना जब तक विस्थापन नहीं हो पाएगा तब तो ऐसे अस्त व्यस्त रहेंगे। 2014 में भी 31 जुलाई को सेम डेट पे सेम टाइम पे ये घटना हुई थी। उस समय 2 बार आपदा झेल चुका है। ये दूसरी बार ये आपदा उसी तारीख को उसी समय जो दूसरी बार 10 साल बाद आई है। उस समय विस्थापन की मांग की थी, फिर भी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। जो यहाँ पे 30-35 परिवार है, इनके जो है विस्थापन किया जाए। क्या मजबूरी थी आप लोगों की कि उस वक्त आपदा के बाद भी आप लोग यहाँ रुके रहे, कहीं और नहीं गए? प्रशासन ने कहीं जो है रहने की व्यवस्था नहीं, कहीं व्यवस्था ही नहीं हो पाई। लोग कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में जाएंगे कहाँ? लोग इन कंदराओं में जो जाएंगे कहाँ? कहीं जगह ही नहीं मिली तो कहाँ जाते हैं? प्रशासन भी ढूंढने के लिए हमारे लिए बोल रहा है कि तुम जगह ढूंढो। अब बताओ हम कहाँ ढूंढे जगह? हमें जगह ढूंढनी होती, हमारी जगह होती तो हम खुद बनाते, पर हम जगह ढूंढे कहाँ? जगह तो प्रशासन देगा। तो ये गांव वालों की परेशानी है। उनका कहना है कि प्रशासन आता तो है ये देखने के लिए कि हुआ क्या है, लेकिन उसके बाद जो वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं होते। और ये तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ अखिलेश की क्या स्थिति पूरे गांव की हुई है। और गांव के लोग इसलिए भी दीपक बहुत ज्यादा परेशान है कि उन्हें विस्थापित होना पड़ सकता है, अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है। ये दर्द बहुत बड़ा होता है। आप हम तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाते रहिएगा, आगे भी तस्वीरें दिखाते रहिएगा। मैं लौटूंगा। मुंबई के पास ठाणे से खबर आ रही है कि कल्याण में तेज हवा की वजह से होर्डिंग गिर गया। ये होर्डिंग गाड़ियों के ऊपर गिरा है। होर्डिंग गिरने से 2 लोग घायल हो गए हैं। मुंबई के पास ठाणे की घटना है। होर्डिंग गिर जाने की वजह से 2 लोग उसमें घायल हो गए। बताया जाता है कि गाड़ियों के ऊपर ये होर्डिंग जा गिरा और इस वजह से न सिर्फ गाड़ियों का नुकसान हुआ है बल्कि 2 लोग बताया जाता है कि घायल भी हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, कैसे हुआ यह हादसा? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। दोबारा हम प्रयास करेंगे कि उनसे बात हो सके। बताया जाता है कि एक तेज हवा के झोंके की वजह से ये होर्डिंग कार पर जा गिरा और ऐसे में कुछ लोग इसमें जख्मी भी हो गए हैं। होर्डिंग गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, कुछ लोग भी घायल हुए हैं। ये मुंबई के पास जो ठाणे इलाका है वहां की घटना है। मृत्युंजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा विस्तार से बताइए इस पूरी घटना के बारे में। अब आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। कोशिश करेंगे उसे हम दूर कर लें, फिर आपसे बात करें। मुंबई के पास ठाणे में यह होर्डिंग गिरा है, जो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तेज हवा की वजह से यह हादसा हुआ है। कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। होर्डिंग गिरने से कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। 2 लोग बताया जाता है कि इसमें घायल हुए हैं। यह मुंबई के पास जो ठाणे इलाका है वहीं की घटना।
आपके सामने वो तस्वीर भी इस फुटेज में, वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे ये दुर्घटना हुई है। मृत्युंजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये सहदानंद चौक है कल्याण में और वहाँ पर ये होर्डिंग था। आज ये सुबह 10 बजे की घटना है और इस समय कल्याण और थाने में मौसम जो है वहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और ये जो होर्डिंग लगा हुआ है ये 10 बजे के आसपास तेज हवाओं के चलते ये होर्डिंग गिर गया। वहाँ पर अग्निशमन विभाग की टीम और जो स्थानीय पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचकर इसे होर्डिंग को हटाने और राहत बचाव कार्य कर रही है, लेकिन बेहद डरावना है और तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये घटना हुई है। और ये घटना याद दिलाती है कि पिछले 3 महीने पहले ही जब मुंबई के घाटकोपर में इसी प्रकार की घटना हुई थी और जहां पर कई लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हो गए थे। ये चौंकाने वाली घटनाएं बार बार जो चेतावनी जारी की जाती है और प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि होर्डिंग्स, जो बड़े साइज के होर्डिंग्स है वो हाईवे के किनारे से हटाए जाए, ऐसी जगहों से हटाया जाए जहाँ लोगों को नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए हैं। खास करके ये जब अगस्त का महीना है, जुलाई का महीना, बारिश और तेज हवाएं चलती हैं, ये जानलेवा साबित हो सकती है। और वही घटना हुई, कल्याण की घटना है सुबह 10 बजे की, जहां पर तेज हवाओं के चलते ये होर्डिंग गिर गया। और फिलहाल और अभी आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है कि ये आधिकारिक तौर पर जो बैनर लगाया गया था, होर्डिंग लगाया गया था, ये नियम कानून के तहत लगाया गया था और आगे की क्या जानकारी है आधिकारिक बयान का हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मृत्युंजय कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।